हिंदुस्तान में दो चीजें हैं जो जनता को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देती। एक है चुनाव और दूसरा है क्रिकेट। जब क्रिकेट नहीं होता तो चुनाव होता है और जब चुनाव नहीं होता तो क्रिकेट हो रहा होता है। इसी तरह अब कुछ ही वक्त में देश के कुछ बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस कभी भी रेस्ट मोड में नहीं रहते, लेकिन फिर भी जब बात साख और नाक की हो साहब, तो फिर तो लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ी जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि देश की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव जैसे तैसे जीती है और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां से भी कोई अच्छे संकेत फिलहाल तो नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा विपक्ष फुल फॉर्म में है। हर शॉट फ्रंट फुट पर आके खेल रहा है। ऐसे में आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है चुनावी समीकरण और जानेंगे कि बीजेपी के लिए कितनी और क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और दांव पर है देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों की साख, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव में जहां ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुई, तो वहीं अंडर कॉन्फिडेंट कांग्रेस ने पिछले चुनावों के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में दोनों पार्टियों के कॉन्फिडेंस में काफी अंतर नजर आ रहा है। और अब जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड है, जो कि काफी हद तक ये तय कर देंगे कि देश में किस पार्टी का बोलबाला है और अब जनता किस पर विश्वास जता रही है। वहीं किसकी पकड़ देश में फीकी पड़ती जा रही है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड पर चुनाव आयोग ने अभी भी सस्पेंस रखा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है साहब कि तारीखों के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, अब जरा एक एक राज्य का समीकरण समझ लेते हैं और शुरुआत ऊपर से यानी कि जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही अनुच्छेद 370 हटे कई साल बीत चुके हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सूची में, जिसकी कर्ता धर्ता केंद्र की मोदी सरकार है। वैसे जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। 2014 में जब आखिरी बार यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। सीटों की संख्या पहले से थोड़ी बढ़ गई है। पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती थी, लेकिन अब ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प है कि जनता जमीनी स्तर पर केंद्र के इन फैसलों को कैसे देख रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हाल ही में हुए कई आतंकी हमलों के बीच हुई है, विशेष रूप से जम्मू के इलाकों में, जो कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। वैसे चुनौती बीजेपी के लिए भी कुछ कम नहीं है, खासकर कश्मीर में, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल है। अंदर खाने खबर ये भी है कि कश्मीर में लोग धारा 370 हटाए जाने से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में चुनाव ना लड़ना इसी नाराजगी से जोड़कर देखा गया था। जिस कश्मीर से 370 हटने के फैसले का बीजेपी ने देश भर में प्रचार किया और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया, उसी कश्मीर में वो चुनावी मैदान से बाहर रही, जिससे विपक्ष को भी बहुत कुछ बोलने के लिए मिल गया। हालांकि ऐसी चर्चाएं साहब कि कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से छोटी छोटी पार्टियां उभर कर आई हैं। इनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि इन पार्टियों का बीजेपी समर्थन करती है। कश्मीर में वोट काटने और सरकार बनाने के लिए भी बीजेपी का इन पार्टियों का समर्थन करना जरूरी है। अब भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने XYZ रीजन देकर चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी पीठ नहीं दिखा सकती है, वरना कश्मीर में शांति 370 हटाने का फैसला सही था, ये जैसे दावे निर्धार साबित हो जाएंगे। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे। मगर जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया और करीब 4 महीने तक राज्यपाल का शासन रहा। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया और एक बार फिर से राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया। मगर अब कहानी कुछ और है। 2014 के प्रदर्शन के दोहराने की बीजेपी के सामने जबरदस्त चुनौती होगी।
जम्मू के लोगों ने जो विश्वास जताया था उस पर भाजपा को दोबारा खरा उतरना होगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी याद रखना होगा, जिसमें भाजपा का मत प्रतिशत 20% तक गिर गया था। इन नए जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जैसे नए दल भी अस्तित्व में आए हैं। परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव सभी के लिए परीक्षा की घड़ी होंगी। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहां फिलहाल बीजेपी की सैनी सरकार है और सरकार किसानों से लेकर पहलवानों तक की नाराजगी कई बार झेल चुकी है। हरियाणा की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है साहब, क्योंकि सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस एक दशक बाद भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी भी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी के लिए विधानसभा की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि जून में हुए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। दिल्ली से सटे हरियाणा में पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गईं। 2014 में जहां बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, 2024 में वो घटकर 5 सीटों पर आ गई है। बीजेपी के वोट शेयर में भी 12% की गिरावट आई है। राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 में भाजपा, 42 में कांग्रेस और 4 में आम आदमी पार्टी आगे रहेगी। ऐसे में हरियाणा के इस बार के चुनाव में 5 मेजर चुनौतियां बताई जा रही हैं, जिनका सामना मौजूदा सरकार को करना पड़ सकता है, जैसे सत्ता विरोधी लहर। 1977 के बाद से हरियाणा में मतदाताओं ने कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की 5-5 सीटें जीतने के साथ ही सत्ता विरोधी लहर भाजपा को घूर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उसके वोट शेयर के एक बड़े हिस्से में शहरी मतदाता शामिल थे, जो उस वक्त मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन राज्य सरकार के तौर पर समीकरण कुछ और है। यही कारण है कि हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा विधायकों के खिलाफ स्थानीय शिकायतें जैसे मुद्दे पार्टी के चुनाव जीतने की राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं। वहीं किसानों की नाराजगी भी एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में किसानों की आबादी काफी ज्यादा है साहब। यही वजह है कि 2020-21 में लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि बाद में कानूनों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन किसानों में, वो भी खासकर ग्रामीण इलाकों के किसानों में लगातार नाराजगी भाजपा के लिए एक चुनौती पेश करती है। इसकी एक झलक लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखने को मिली, जब राज्य के कुछ हिस्सों में किसानों ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने पहले की 14 फसलों के मुकाबले 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा कर दी है, लेकिन कई किसान इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उनका कहना है कि सूची में जोड़ी गई नई फसलें हरियाणा में उगाई ही नहीं जाती। पंजाब के किसानों द्वारा चल रहा विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। जातिगत समीकरण और ध्रुवीकरण भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल हरियाणा में जटिल जातिगत समीकरणों को प्रतिबंध करना, खासकर जाट समुदाय के बीच असंतोष के संकेतों के साथ एक और चुनौती है, जो भाजपा का इंतजार कर रही है, जिन पर सही ढंग से बात न करने से भी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे आंतरिक गुटबाजी से तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जूझ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भाजपा हाल ही के दिनों में आंतरिक गुटबाजी से घिरी हुई है। उदाहरण के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कैबिनेट रैंक नहीं मिलने से नाराज हैं। राव इंद्रजीत सिंह के करीबी माने जाने वाले भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह पहले ही सलाम नमस्ते कर चुके हैं। वहीं उनके छोटे भाई राजवीर सिंह ने भी विरोध का बिगुल फूंक रखा है। राज्य के पूर्व मंत्री अनिल विज भी तब से नाराज हैं, जब से उन्हें इस साल मार्च में राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। पार्टी नेताओं के बीच मतभेद, खासकर राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच, चुनाव प्रचार में भाजपा के प्रभाव को भी कमजोर कर सकते हैं। अग्निवीर और पहलवानों का मुद्दा भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को लेकर चल रहा विवाद बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान विनेश फोगाट के साथ हुई बर्बरता से भी हरियाणा में कई लोग नाराज हैं। माना जाता है कि अग्निवीर मुद्दे से भी हरियाणा में भाजपा की संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं बात अब महाराष्ट्र की कर लें तो यहाँ तो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानने में सभी की दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ की राजनीति पूरी तरह से उलझी हुई है। कौन किसके साथ है और कितना साथ है, ये खुद गठबंधन करके बैठी पार्टियां तक को नहीं पता है। पार्टियां टूटी हुई हैं, एक धड़ा विपक्ष में है तो दूसरा सत्ता में है। दरअसल ये पूरी महाभारत 2019 के बाद शुरू हुई, क्योंकि मराठी मानूस की बात करने वाली शिवसेना साल 2019 तक पूरी ताकत से भाजपा के साथ थी। लेकिन आज शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनएसपी के 2 भाग हो चुके हैं, और एक भाग बीजेपी के साथ है और दूसरा कांग्रेस के, जिसमें पार्टी के मुखिया हैं। यही कारण है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की लहर की बात कही जा रही है। वहीं भाजपा को पार्टी तोड़ने वाली पार्टी के रूप में पेश किया जा रहा है।
एक्चुअली भाजपा को अपने बल पर महाराष्ट्र में शासन करने के लिए जरूरी था कि वो शिवसेना और एनएसपी के कद को छोटा करे और यही फूट की वजह रही। लेकिन अब बहस ये है कि क्या उन कोशिशों की वजह से नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि आज प्रदेश में कई पार्टियां और गुट हो गए हैं, जैसे शिवसेना के 2 फाड़, एनएसपी के 2 फाड़, भाजपा, कांग्रेस, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, एआईएमआईएम और सबसे खास बात अब टिकट ना मिलने से या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऐसे कई नाराज नेता हैं जो या तो पार्टी बदल रहे हैं या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वैसे जब बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट और एनएसपी के अजीत गुट के साथ मिल रही थी, तब उसे लग रहा था कि सभी ठाकरे समर्थक शिंदे की तरफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ तो शिंदे का दायरा सीमित निकला। साथ ही ये भी एहसास हुआ कि अजीत पवार का होल्ड भी बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज गया और वो ये देखकर हैरान रह गए कि कल तक जिन्हें भ्रष्ट कहा जा रहा था, आज वो पार्टी से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वैसे इस बार चुनाव पार्टियों के साथ साथ वोटर्स के लिए भी आसान नहीं है। जी हाँ, खासकर एनएसपी और शिवसेना के कई वोटर्स असमंजस में हैं कि किसको वोट करें। वो मानते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति भी है। हालांकि ये सहानुभूति कितनी गहरी है, ये चुनाव के बाद ही साफ हो जाएगा। साथ ही देश के दूसरे हिस्सों की तरह भाजपा शासित महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है साहब कि प्रधानमंत्री मोदी का जोर उनकी नाव किनारे लगा देगा। मगर मराठा आरक्षण की मांग, किसानों की नाराजगी भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। पार्टी और परिवार तोड़ने वाली छवि के साथ जहां बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के लिए भी दिक्कतें कुछ कम नहीं है। हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री उसकी पार्टी का हो जिसके लिए खींचतान चल रही है। लोग उद्धव ठाकरे से भी नाराज हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन की जरूरत नहीं थी। शिवसेना कांग्रेस से लड़कर ही इतनी बड़ी हुई थी और पार्टी में शामिल होने वाले आम लोग थे जिन्होंने कई तरह के विरोध के बावजूद पार्टी का साथ दिया। उधर झारखंड में भले ही अभी चुनाव तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी उठापटक जरूर शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नाराज हैं और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए हाथ पैर चला रहे हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि बीजेपी को आदिवासी मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को आदिवासी सीटों पर बड़ा झटका लगा। वो राज्य की सभी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर हार गई थी और यही वजह थी कि भाजपा की लोकसभा सीटें 11 से घटकर 8 ही रह गईं। आदिवासी सीटों पर नुकसान भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि राज्य में हेमंत सोरेन को जेल जाने और बाहर आने से आदिवासी समुदाय में जो सहानुभूति मिली है उसे निपटना भी जरूरी है। वैसे दिक्कतें मौजूदा हेमंत सरकार के लिए कुछ कम नहीं है, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगार और वादा खिलाफी जैसे अहम मुद्दों से घिरी चोही है। अब इन सभी राज्यों में किसकी सरकार बनती है और किसकी गिरती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच मैच जबरदस्त होगा, इसकी पूरी गारंटी है। वैसे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।